बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत पे हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इसराइल जो है वो अपने सहयूनी रवैये के साथ, अमेरिका की आशीर्वाद के साथ वो फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी आए रोज़ तंग कर रहा है और लबनान, बैरूत और यमन पे हमले कर रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं कुछ उसको अच्छा नहीं समझता, लोगों को पता है कि मेरा किस तरफ इशारा है। जब ईरान ने मिसाइल दागे तो उस वक्त इन ममालिक ने अपनी जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल से मना किया ईरान को। लेकिन जब इसराइल ने हमला किया यमन के ऊपर तो इन्हीं मुस्लिम ममालिक ने जो है उनको आज़ादी से अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आयतुल्लाह खामनाई ने आज उम्मत मुसलमा के रूह को, जज्बात को जगाने की कोशिश की है और ये एक, मैं समझता हूँ ये भी एक जहाद है कि आप कम से कम बार बार दरवाज़ा खटखटाएं, गैरत का दरवाज़ा, हुर्मत का दरवाज़ा, दीन की हुर्मत का दरवाज़ा, और अपने जो है फ़लस्तीनियों के बहते हुए खून के बारे में जो है जो इन्होंने मैं समझता हूं कि जिस तरह का रवैया अपनाया हुआ है उसको भी जो जोड़ने की जरूरत है। आज अगर हम देखें तो शायद ईरान जो है वो सुरखरू है, क्योंकि ईरान ने कल कह दिया है कि अगला हमला अगर हमारे ऊपर हुआ या कोई मजीद नुकसान करने की कोशिश की गई तो हमारे मिसाइल जो है वो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। बल्कि कहने की हद तक नहीं, ये तो साबित हो चुका, क्योंकि एक मिसाइल जो इन्होंने मारा है मोसाद के ऑफिस के बिल्कुल करीब जो है वो गिरा है, उसकी वीडियोस रिलीज हो चुकी हैं। इसी तरह आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमारे यहाँ जो है वो सार्क तावन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसमें जो सरबराहान ममलकत हैं, हर मुल्क के सरबराह यहाँ तशरीफ लाएंगे और ये पीटीआई एक तमाशा लगाने की कोशिश कर रही है। ये सालों बाद ऐसा वक्त आता है, 10-15 दिन आगे पीछे हो जाएं, इनका एहतजाज तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उस पर बात करेंगे। और दूसरा 63A का जो फैसला आया है उसके बाद मुमकिन आईनी तरमीम जो है उसका फ्यूचर क्या है। मेरे साथ इन मौजूआत पे बात करने के लिए इस वक्त जानी मानी शख्सियत हैं, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत गहरा ताल्लुक है, जनाब नासिर शिराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शमसी साहब। शिराजी साहब, पहले तो हम बात कर लें कि आयतुल्लाह खामनाई ने आज खिताब किया है, खुतबा दिया है जुमे में, और उन्होंने उम्मत मुसलमा के सरबराहान जो है मुख्तलिफ ममालिक के, उनके ज़मीर को झंझोड़ा है, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़मीर को झंझोड़ा है। और आपने कुछ मनाजर देखे होंगे कि फ़लस्तीनियों के बच्चों की फुटेजेस जो सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ टेलीविजन के ऊपर जब एंकर प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वो भी चीख रो रहे होते हैं, जो उनके साथ हशर हो रहा है, जो उनकी नस्ल कशी हो रही है। तो इनके 8 फौजी मरे हैं, अभी 8 फौजी फिन्नार हुए हैं इसराइल के। तो उनके ताबूत सामने रख के जिस तरह से वो पूरे रो रहे हैं, जिस तरह की उनकी फौज भी रो रही है, उनके जो वरसा हैं वो रो रहे हैं। ये तो जंग में मारे गए हैं ना, हमला करने गए थे, मारे गए। तो वो जो मजलूम लोग जो कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, सिर्फ आजादी अपनी मांगते हैं, और उनके ऊपर जिस तरह से ये हमलावर होते हैं, पूरी दुनिया और उम्मत मुसलमान के जमीर को जो खामनाई साहब ने झंझोड़ा है, उस पर आप क्या समझते हैं, कोई असर होगा या ये उम्मत मुसलमान सोई रहेगी? शमसी साहब, सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है और ये आज की नहीं है, ये बरसा बरस की पुरानी कहानी है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, 90 की दहाई में जब इराक के ऊपर हमला हुआ था, कोलिशन दौड़ी थी और बहाना यह बनाया गया था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसके पास है। तो उस वक्त भी पूरे आलम इस्लाम में यही कैफियत थी कि मुसलमान मुल्कों में बसने वाले जो थे वो इराक के साथ थे, लेकिन बेशतर मुल्कों की हुकूमतें जो थी वो अमेरिका के साथ थी। ये अफसोसनाक तर्ज अमल उससे पहले से भी है। मैं याद कराना चाहूंगा, अरब इसराइल जंग 73 में, फिर 76 में जब हुई
उससे भी तर्ज अमल यही था कि मुसलमान मुल्कों के बसने वाले जो थे वो इसराइल के खिलाफ सरापा एहतजाज थे, लेकिन हुकूमतों का, इस्लामी मुल्कों का रवैया बहुत मुख्तलिफ था। आज भी सूरत हाल वही है और इसी के पेश नजर रहबर जनाब अली खामनेई ने उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने की कोशिश की है। उम्मत अगर बेदार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग ये कर रहे थे कि ईरान कब हमला करेगा, सब लोग ये चाहते थे कि ईरान हमला करे, हम सिर्फ बैठ के देखते रहें, तालियां पीटते रहें और फिर वाह वाह करते रहें, और अगर जवाबी तौर पे इसराइल फिर ईरान पे यलगार करता है तो भी हम सिर्फ दुख का इजहार करते रहे। ये तर्ज अमल वाज़े नजर आ रहा था। अब सूरत हाल में कदरे तब्दीली आई है, वो ये है कि ईरान ने बहुत हौसले का, बहुत हिम्मत का मुजाहरा करते हुए जो कई 100 मिसाइल दागे हैं और वो निशाने पे गिरे हैं और उससे इसराइल को बहुत ज्यादा हजीमत के साथ साथ नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो उम्मत मुस्लिमा में थोड़ी सी बेदारी की लहर है। ये अवाम की हद तक है, हुकूमतों की हद तक नहीं है। सही। हुकूमतों का तर्ज अमल, बेशतर इस्लामी मुल्कों का हुकूमतों का तर्ज अमल अभी भी वही है जो माजी में रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ज़राए ब्लाक पे अमेरिका और यूरोप का कब्जा है जो इसराइल के साथ खड़े हैं, लिहाजा सही आदाद शुमार वो सामने आने ही नहीं देते। कि जिन 8 फौजियों की हलाकत का कहा जा रहा है कि इसराइल के सिर्फ 8 फौजी हलाक हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। जब से ये जंग शुरू हुई है, यानी अब 1 बरस होने को है, इसमें कम से कम 18 से 20 हजार इसराइली फौजी और शहरी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन मगरिब जो है वो आदाद शुमार जारी करते हुए चंद 100 बताता है। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ 50,000 बताए जा रहे हैं जो हम कहते हैं कि दुरुस्त हैं, ऐसा ही हुआ है। मासूम फलस्तीनी औरतें, बच्चे, नौजवान, बूढ़े जो जामे शहादत नोश कर गए वो तो 50,000 बताए जा रहे हैं। सही सही। और उसके मुकाबले में कहा जा रहा है कि जी चंद 100, ये बात मानने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुसाद के हेडक्वार्टर तक मिसाइल पहुंच गए, तल अबीब में तबाही हो गई, उनका जो एक फौजी बेस है उसमें खड़े तैयारे तबाह हो गए। इस हवाले से भी ज़राए ब्लाग जो है वो पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ और जराए भी हैं जो ये बता रहे हैं कि फायर करता मिसाइल, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, बैरूत की तरफ से हो या यमन की तरफ से हो, सही, फिजा में तबाह नहीं किया जा सका। बहुत कम है जो तबाह हुए होंगे, लेकिन हमें तो बरसती बारिश नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं, उन्होंने वो फुटेज भी रिलीज की है। अच्छा सर, इसमें जरा थोड़ा सा ये भी कर लें कि इसमें क्या कोई तशवीश आपके जहन में आ रही है कि यमन के ऊपर बम्बारमेंट जो कर रहा है इसराइल, वो हमारे एक मुस्लिम मुल्क के फजाई हदूद इस्तेमाल कर रहा है, और जब ईरान को जरूरत पड़ती है तो कोई भी मुस्लिम मुल्क अपनी फजाई हदूद का इस्तेमाल नहीं करने देता। ये जरा मुझे बताएं कि कितना बड़ा लम्हा फिक्री है। जी शमसी साहब, ये बहुत ही अफसोसनाक तर्ज अमल है, बहुत ही अफसोसनाक। ये दुश्मनों के हाथ और इसराइल के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है कि हम मजलूम के साथ नहीं खड़े हो रहे, हम जालिम के साथ खड़े हैं और उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तर्ज अमल की बुनियाद पे मैं समझता हूँ इराक को तबाह किया गया, लीबिया को ताराज किया गया, मिस्र और शाम में यलगार की गई, और इसी तरह अब जो है फलस्तीन को इन्होंने निशाना बनाया। और इनके निशाने जो हैं वो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का रवैया भी यही कुछ है, यूरोप का रवैया भी यही कुछ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अली खामनेई साहब ने जो ऐलान किया है वो इन तमाम मुसलमान मुल्कों पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहे, वो कुव्वत बाजू पे अल्लाह ताला की मदद और नुसरत पे भरोसा कर रहे हैं। ईरानी कौम एक बड़ी बाकमाल कौम है, उसकी 5000 से ज्यादा साल से ज्यादा तारीख है। ये कभी ना महकूम हुए हैं, ना उन्होंने कभी सरेंडर किया है। वो लड़ते हैं और बेहतरीन फौज है, और वो जज्बा शौक़ शहादत जिसका इस्लामी उम्मा में हम बड़ा जिक्र सुनते हैं। ठीक है। ईरानी जो फौज है, ईरानी सिपाह जो है, ईरानी जो सिविलियन है, वो लेटर एंड स्पिरिट में इस बात की जो है वो एक जिंदा। बिल्कुल ठीक है। अब हम थोड़ा अपने मुल्क की अंदरूनी हालात के ऊपर आ जाएं। 63A का फैसला आ गया। अब मुमकिना आईनी तरमीम जो है
उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। 41 लोग जिनको ये टाइम दिया गया कि आप दोबारा दूसरी जमात में शामिल हो जाएं, वो अब आजाद हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इस वक्त क्या पोजीशन होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी अपना रंग दिखा रहे हैं और उधर जो इतलात आ रही हैं कि जो हुकूमत वक्त है या उनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने अपने बैरून मुल्क जो मेंबरान असम्बली हैं उनको कॉल कर लिया है, वापस बुला लिया है और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मंडे या ट्यूसडे को इजलास भी तलब कर लिया जाएगा कौमी असम्बली का और सेनेट का। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस है उससे पहले पहले ये आईनी तरमीम कर लेंगे? शमसी साहब, जमहूरियत के नाम से पिछले 8 माह से इस मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है वो अब वाजे हो चुका है। ये बात दुरुस्त है कि अब इन्हें आईनी अक्सरियत हासिल हो जाएगी और ये जो 40 अरकान को अपनी जमात में जाने की इजाजत ना देना और उनको पीटीआई शुमार ना करना जो था, इस खेल के पीछे यही बात थी कि शफून मारा जाएगा और इनके वोट डलवाए जाएंगे। और जब ये रास्ता चोरी और डकैती का खुलता है, मैं आज की तरफ बात नहीं कर रहा, जब भी ये खुला है रास्ता, तो मैं समझता हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। मेंबरान कौमी असेंबली हो, सेनेट हो या सेनेट के अफराद हो, इन्होंने अपनी पेरेंट पार्टी की ख्वाहिशात के खिलाफ वोट डाला है और ये वोट राह मौला नहीं डाला गया। ये अल्लाह के नाम पे वोट नहीं डालते। ये मनफियत होती है, कारोबारी मनफियत होती है, सियासी मनफियत होती है। और अफसोस का मकाम ये है कि कुछ लोग कुछ दो के उसूल पे वोट डाला जाता है। अब ठीक है, इनकी नशिस्तें तो जाने का भी खतरा नहीं रहा क्योंकि उन 40-41 अफराद को तो अभी पीटीआई शुमार ही नहीं किया गया, लिहाजा वो आजाद हैं और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और अदालतें जो हैं वहां भी क्योंकि अददी अक्सरियत है खास स्कूल ऑफ थॉट की, वहां से भी इसी टाइप के फैसले आएंगे। ठीक है, आईनी अदालत। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि सुना यह जा रहा है कि वो जो स्पेशल सीटों की रिव्यू पिटीशन है वो भी 1-2 दिनों में उसका भी लग जाएगी और बेंच बन जाएगा, उसमें इत्तेहाक जजेस भी शामिल होंगे, उसमें ये लोग जो जज कल बैठे थे ये भी शामिल होंगे। तो अददी अक्सरियत अगर देखी जाए तो अगर रिव्यू पिटीशन में भी 63A जैसा फैसला आ जाता है, फिर तो उन 41 लोगों की भी जरूरत नहीं है, वो स्पेशल सीटें ही आ गई तो 2/3 मेजॉरिटी बन जाएगी। शमसी साहब, इस हवाले से जहां जहां अददी अक्सरियत दरकार है तमाम अभाम खत्म हो चुके हैं। एक लाठी मैसर आ गई है, एक ऐसी लाठी जिससे अब सबको हाँका जा सकता है, तमाम तरमीम हो जाएंगी। आप देखें ना, खेल शुरू कहां से हुआ था? खेल शुरू हुआ था पीडीएम हुकूमत के जमाने में, जब तरमीम आई थी नैब कवानीन में कि 5 करोड़ की चोरी तक नैब जो है वो हाथ किसी पे नहीं डाल सकेगी। तो इस तरमीम का मकसद क्या था कि मुजरिमों को सहूलत फराहम की जाए, डाकुओं को सहूलत फराहम की जाए और जो डाका जनी कर चुके हैं और इस वक्त कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं उनको बाहर निकलने का एक रास्ता दिया जाए। ये सिर्फ खिड़की नहीं खोली गई, पूरा गेट खोला गया था मुजरिमों को बचाने के लिए। तो उसके बाद कई वाकयात और कई फैसले हुए हैं जो इसी सिलसिले की कड़ी हैं कि आप जुर्म करें। ठीक है, अच्छा सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि बड़ी माजरत के साथ मैं अपने कानून नाफिज करने वाले इदारे या सुनने वाले इदारों के साथ मैं मुबैना तौर पे बात नहीं कर रहा, ये वाकयाती शहादतें इस पे मौजूद हैं। साकिब निसार ने जो कुछ किया उसमें मुझे बताइए कि उससे तो अभी बहुत कम हुआ है। वो जिस तरह उसका जजेस के साथ रवैया था, जिस तरह डैम वाला बाबा जिसको चाहता था मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर देता था, अभी नीचे वाली अदालत में। और तो ये भी तो जुल्म है ना कि नवाज शरीफ को डायरेक्ट केस सुना गया उस और यहां सिविल कोर्ट से शुरू होते हैं खान साहब और ऊपर तक उनके पास टाइम है, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। यहां डायरेक्ट सुना गया, ना अपील ना दलील, बस सजा ना हेल, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से। शमसी साहब, ये तारीखी हकायक हैं जो आपने जिनका जिक्र किया, ये सब अफसोसनाक हैं।
फातिम निसार हो, बंदयाल साहब हो, और इरशाद हसन खान साहब हो, नसीम हसन शाह साहब हो। ये एक लंबी तारीख है। हर दौर में एक ग्रुप हर तबका फिक्र में ऐसा मौजूद होता है जो यही कुछ करता है। सही। हम अगर आज अदलिया के मामले में और सराहनीय इंसाफ के हवाले से अगर सारी दुनिया में बॉटम लाइन है 149वें या 50वें नंबर पे खड़े हैं, तो वो उन्हें हमसे जिन लोगों ने वो फहरिस्त बनाई है उनसे हमारे कोई जायदाद के झगड़े नहीं हैं। सही। हमारे लफ्ज करतूत जो है मैं वही इस्तेमाल करना चाहूंगा, वो बड़ा सख्त है, लेकिन वो इस मयार को सही डिटरमिन करता है जो कुछ यहाँ पे किरदार हम देख रहे हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा दौर में चाहे वो फातिम निसार साहब हो या नसीम हसन शाह साहब हो, इनके किरदार पे जो उंगलियां उठती हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक आपको मैं याद कराना चाहूंगा एक और किरदार भी था जो वजीर आजम थे या वजीर आजम के भाई थे, जो उनके दस्तेराज थे, उनसे पूछ के फैसले करता था। फरमाइश होती थी कि बेनजीर को आपने कम सजा दी है और उनको ज्यादा सजा देनी चाहिए, और बड़े भाईजान नाराज हैं। कयूम मलिक की बात कर रहे हैं? जी जी, 100% कयूम मलिक साहब। अच्छा। और फिर उनके भाई को जब वो राम हो गए, ये सब कुछ करने लगे, फिर उनके भाई को कौमी असेंबली का टिकट भी दिया गया, फिर उनकी बेगम भी मुंतखब हुई, फिर उनके बच्चे भी पार्लियामेंट में आए। तो ये देखे ना, कहानी एक तरफा नहीं है। तो आज भी है ना जी, वो फैमिली तो आज भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। जी जी, तो इब्तदा जहां से हुई मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अब सिचुएशन है कि चलें सियासी इख्तलाफात मुल्क के अंदर या जब कोई हुकूमत में होता है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मेरा ये है कि जी हम किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाएं कि ये जो आपने मलिक कयूम की बात की है या दीगर लोगों की बात की है, किस हद तक ये रवैये हैं कि आज भी हमें इस तरह का भुगतना पड़ रहा है कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस मौजूद है, उसके खिलाफ कोई सुओ मोटो ले नहीं रहा। एक चीफ मिनिस्टर सूबे का आईनी ओहदा रखते हुए धमकियां दे रहा है इस्लामाबाद को, दूसरे सूबे को। मुझे तो लगता था कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले लेगी और उस चीफ मिनिस्टर से पूछेगी कि ये तुम क्या करने जा रहे हो। देखिए, इन मामला पे सुओ मोटो नहीं लिया जाता। अदलिया का रवैया कम से कम यही है। यहाँ मामला उससे बड़े हैं, उससे ज्यादा संगीन है, तवज्जो का मरकज वो है। इस किस्म के मामला तो हुकूमतें डंडे से सेटल कर लेती हैं, और हर दौर की हुकूमत का रवैया यही होता है कि हमारी इजाजत से आप एहतजाज करें, जब हम कहें उस वक्त अपने दुखों पर रोएं, और जब हम कहें उस वक्त चुप हो जाएं। तो अब भी रवैया यही है कि चूंकि एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें दुनिया भर से शख्सियात शरीक हो रही हैं, तो इस वक्त रो के ना दिखाएं, वरना दुनिया क्या कहेगी। दुनिया जो कुछ कह रही है वो हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया कह रही है कि इलेक्शन में धांधली है। मैं आपको एक खास शख्सियत का नाम लेके कहूंगा जो मुस्लिम लीग नून के सेनेट की टिकट पे वो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए हैं। वो ये कहते हैं, और उनके टीवी इंटरव्यू रोज आ रहे हैं और मौजूद हैं आज की सूरत हाल के हवाले से, इसराइल की जो यलगार है उस हवाले से भी, कि 28 सीटें हैं। जुर्लू तो एक छोटा लफ्ज है, ये उससे बड़ा जुर्लू इलेक्शन था, तो सब जानते हैं। हल्के क्यों नहीं खोले गए, और ये जो मैनेज किया जा रहा है अदलिया को, ये क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इलेक्शन ना खोलना पड़े? नहीं सर, मुझे बताएं कि ये तो मैनेज करने की बात है ना। मैं शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, सालों बाद ये हमारी रेपुटेशन, हमारा इकोनॉमिकली मुल्क पहले नीचे चला गया है, अवाम मर रहे हैं भूख अफलास बेरोजगारी से, बच्चे तालीम याफ्ता यहां से मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये पीटीआई जो लगी हुई है, इनका जो वतीरा है 2011 से, ये खत्म ही नहीं हो रहा। 10-15 दिन आगे पीछे ले जाए एहतजाज। सर 2013 तो बड़ा डिस्कस हो रहा है आजकल, पिछले 2 साल क्यों नहीं डिस्कस हो रहे? ये जितने लाखों अफराद का मुल्क छोड़ने का आपने जिक्र किया, ये तो पिछले 2 साल में गए हैं। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस है, इसको सबूताज करने के लिए ये इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, दीगर ये एहतजाज आज ही जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, इसको मौखर किया जा सकता है। हाँ जी, ये मैं पूछ रहा हूं। तो ये क्या आपको क्या लगता है, क्या इरादे हैं पीटीआई के?
पीटीआई के इरादे और अपोजिशन में जो भी लोग शामिल हैं उनके इरादे सिर्फ ये हैं कि दुनिया को रो के दिखाया जाए और बताया जाए कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे कितना बड़ा घिनौना खेल खेला जा रहा है। वो दुनिया को बताना चाहते हैं। हर जमाने की अपोजिशन यही करती है और सारी दुनिया में यही होता है, पाकिस्तान में नया नहीं हो रहा। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर शिराजी साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और मैं समझता हूं कि आपने अपने तौर पे जो भी गुफ्तगू की, यकीनन वो आप जो सोचते हैं वो आपने एक्सप्रेस किया। अब हमारे नाजरीन देखना है उन्होंने कि जी आप कितनी हकायक के ऊपर बात कर रहे हैं या कितना आप पार्टी बन रहे हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले मेहमान के साथ इसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ 63A का फैसला आया है और इंटरनेशनली हम बात करें तो आयतुल्लाह खामनाई का आज का खुतबा है जिसमें उम्मत मुसलमान को, उनके ज़मीर को, उनके सोने को जगाने की कोशिश की है और उस पे उन्होंने बड़ा सॉफ्टली कहा है उम्मत मुसलमान से कि जब ईरान हमलावर होता है तो उसको मुस्लिम ममालिक अपनी हदूद इस्तेमाल करने नहीं देते, फ़ज़ाई हदूद, और यमन के ऊपर हमला करना होता है तो मैं चूंकि हमारे दिल के करीब है वो मुल्क, मैं नाम नहीं लूँगा टीवी पे, वो अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने देते हैं। तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि लम्हा फ़िक्रिया है और इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। लेकिन साथ साथ हम जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि एहतजाजी सियासत 2011 से शुरू हुई है और आज तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो खा गई है, और दूसरी तरफ दहशतगर्दी की जंग थी, उसने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली रीढ़ की हड्डी थी उस पर वार किया था और उसके बाद रही से ही कसर पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत और बार बार वज़राए आज़म का नाअहल होना, किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आना और फिर ये तमाशा कि सालों बाद ऐसा मौका आता है कि कोई मुल्क मेज़बानी करता है दूसरे ममालिक की और किसी मुल्क में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी मिलती है तो उसलिए फ़ख्र की बात होती है। तो यहाँ पीटीआई का रवैया ये है कि जब चाइनीज सदर आना हो या इस तरह का माहौल बने कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाना हो तो ये एहतजाजी सियासत शुरू करते हैं और केपीके का कोई भी वज़ीर आला हो वो वज़ीर आला तभी रह सकता है जब वो इमरान खान की नज़र में कानून की वायलेशन करे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करे, पाकिस्तान टेलीविजन पे कब्जा करे और असेंबली के गेट तोड़े और फिर दूसरे सूबों पे हमला आवर हो। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अदालतों की जो खामोशी है वो भी लम्हा फिक्रिया है। कम से कम ऐसे चीफ मिनिस्टर को बुला के कटहरे में तंबी करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, मुल्क की हाई कोर्ट्स को चाहिए, यह भी नहीं हो रहा। तो मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत है, एंकर पर्सन भी हैं और कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं जनाब मियां हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, हमेशा ही आपने मेहरबानी की है, वक्त दिया है प्रोग्राम के लिए, शुक्रगुजार हूं। आज आयतुल्लाह खामनाई ने जुमे का खुतबा दिया है ईरान में और ये जो पिछले कुछ दिनों की टेंशन और सूरत हाल थी उसको भी बयान किया और फिर उन्होंने हकायक भी बयान किए कि किस तरह से ईरान को कोई मुल्क अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देता मिसाइल हमले के लिए या जहाज़ों के हमले के लिए, फ़ज़ाई हमले के लिए, जबकि मुस्लिम ममालिक इसराइल को वो सहूलत प्रोवाइड कर देते हैं यमनियों के ऊपर यलगार करने के लिए, लबनान के ऊपर यलगार करने के लिए। ठीक, दुरुस्त खामनाई साहब ने कहा। और देखें ये सूरत ऐसी ही बनी हुई है जिस तरह जो है ताकत यजीद के साथ थी और हुसैन, हजरत इमाम हुसैन जो थे वो हक पर खड़े थे, मुसलमान थे सारे दोनों तरफ और उनको पता भी था कि हक कौन है और बातिल कौन है, लेकिन ताकत जो थी उसका रोब इतना था, उससे खौफ इतना था कि अल्लाह का खौफ याद नहीं था, उस ताकत का खौफ उन पर गालिब था और उन्होंने वो कुछ किया जो क़यामत तक जो है
वो मलामत होती रहेगी और इंसानी ज़मीर जो है वो उनको झंझोड़ते रहेंगे। सेम पोजीशन अब भी ऐसी है कि गजा के मुसलमानों पर और दूसरे मुल्कों के मुसलमान जो है उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। पता है एक ताकत जो है वो नाजायज कर रही है, लेकिन गैर मुल्की तो उस पर जो है आवाज बुलंद करते कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं, लेकिन मुसलमानों का ज़मीर पता नहीं क्यों मुर्दा हो चुका है। और खास करके जो हुक्मरान है इस्लामी ममालिक के, वो तो बिल्कुल ही भंग पीकर सो रहे हैं। वो उनको तो किसी चीज का एहसास ही नहीं है, वो तो एहतजाज भी नहीं करते, डरते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां साहब, आपने दुरुस्त बात की, हक और ताकत आमने सामने। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि जब आपने बात की कि हुसैनियत और यजीदियत में फर्क करके जियो, यही आपका मकसद है, लेकिन वहां पे दोनों तरफ मुसलमान थे। और यहां कुरान में वाज़े हुक्म है यहूदियों के बारे में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे ईमान में शामिल है इनके खिलाफ एहतजाज करना, हमारे ईमान में शामिल है इनके ऊपर एतबार ना करना, हमारे ईमान में शामिल है कि इनके साथ दोस्तियां ना रखना। ये मना है हमें दीन इस्लाम में। लेकिन ये जानते हुए भी कुछ ममालिक जो हैं, मैं बता देता हूं, अरब ममालिक जो हैं, वो इनको अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए बहुत यानी खुशी के साथ देते हैं। और फिर दूसरी तरफ अगर मैं आज मौजू नहीं है, जहां से बुत परस्ती का खात्मा किया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां पे मंदिर बन रहे हैं, शराब खाने बन रहे हैं और बेहुरमती हो रही है, और हिंदुओं को प्रचार करने के लिए, होली खेलने के लिए अपनी ममलकत में जगह दी जा रही है। तो ये सर आज खामनाई साहब ने बड़ी खामोशी के साथ उनके जमीर झंझोड़े हैं कि हक की तरफ आ जाओ। तो आपको लगता है कि किसी के ऊपर कोई असर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो रत्ती बराबर भी किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई खामनाई साहब की इस बात पर जो है वो तवज्जो भी देगा, क्योंकि असल में हम इतने दीन से दूर जा चुके हैं और दुनियावी मामलात में उलझ गए हैं, और इतने हमारे जो इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं वो ये समझते हैं कि ताकत के साथ को अगर नाराज किया तो हमारी हुक्मरानी चली जाएगी। तो इस वजह से वो कतन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें बात करने के लिए भी तैयार होगा, चाहे जाए कि वो हमायत करें या कोई मदद करें या इकट्ठे होकर जो है कोई जिदोजहद ही कर लें। लेकिन मुझे इसकी भी कोई तवक्को नहीं है। असल सूरत हाल ये है कि आप अगर अंदाजा लगाएं कि हमें दुनियावी मामलात में उलझा दिया गया है और इतने हम बुरी तरीके से जो है वो गुलाम बन के रह गए हैं ताकतों के, कि आप देखने के 150-200 साल में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई जो है ना वो जहाज जो है वो कामयाब हुआ हो। सिर्फ एक ही जहाज कामयाब हुआ और वो जहाज अफगानिस्तान था, जिसको अमेरिका की सपोर्ट थी। जो मुसलमानों ने जो है वो अमेरिका की सरपरस्ती में जहाज किया वो तो कामयाब हो गया, और उसके बाद आज तक मुसलमान जो है वो उनको जहां उनका दिल किया वहां उन्होंने मारा है, लेकिन मुसलमान खामोश हैं। कहीं जो है वो पूरी दुनिया में वही मुसलमान जो थे जिन्होंने अमेरिका के कहने पे जिहाद किया था और पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर उन्होंने अफगानिस्तान में एक सुपर पावर को शिकस्त दी थी, वो बाद में सारे जो उस वक्त वो आंख का तारा थे और बाद में वो सारे दहशतगर्द बन गए। और आज वो उसका जिसको दिल करता है उस पर पाबंदियां लगा देता है, जिसको दिल करता है उसको दहशतगर्द करार दे के। अच्छा, आज कुछ अमेरिकन मेंबरान ने जो उनकी अपना मुंतखब शुदा लोग हैं, उन्होंने बाइडन की जो हरकतें हैं कि जी इसने जो अपना कहा है कि उन्होंने रिपब्लिकन की हमायत का उन्होंने अनाउंस किया है, और साथ उन्होंने कहा है जी बाइडन जो है वो दुनिया को तीसरी जंगे अजीम की तरफ धकेल रहा है और नाजायज हमायत कर रहा है इसराइल की। इस बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जंग आमद होता है। अगर आप मुसलमानों को जो है दीवार के साथ लगाते जाएंगे तो आखिरकार फिर उसका रद्द-ए-अमल तो आना है। अब ये जंग जो है ये एक तरफ पाकिस्तान के दहाने पर पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ जो है पूरे मशरक़ वस्ता को जो है वो अपनी लपेट में ले रही है। तो अगर यही सूरत रही तो फिर उसके बाद
जाहिर है फिर दुनिया में दूसरी ताकतें भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ठीक। अगर उन्होंने दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो लाजमी तौर पर ये जो यकतरफा जंग हो रही है फिर ये एक जंगे अजीम की शक्ल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आ जाए 63A का जो फैसला कल का आया है, इसके बाद जो मुमकिन आईनी तरमीम है, जरा उस पर भी बता दीजिए हमें। देखिए अब तो रास्ता सीधा साफ हो गया। अदालत ने तो जो है वो सारे मामला तो हुकूमत के लिए जो है वो आसानियां पैदा कर दी हैं। गलियां हो जान सुनिया के विच मिर्जा यार करे, अब जो मर्जी हुकूमत करे, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं। अब अच्छा, तो मौलाना फजल रहमान की भी कोई परवाह नहीं ये है। मिर्जा कौन है? ये मिर्जा कौन है? शहबाज शरीफ है या बिलावल है? ये पहले तो मिर्जा शहबाज शरीफ था, लेकिन लगता है कि नया मिर्जा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। अब मेरा ख्याल है कि ये कुछ चक्कर है दरमियान में। अच्छा, बिल्कुल हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो एहतजाजी सियासत है पीटीआई की, और एक आईनी ओहदा एक आइन के अंदर चीफ मिनिस्टर का ओहदा है, सूबे का सरबराह है सूबे का, और वो हुकूमती वसाइल लेकर रोज वफाक के ऊपर हमलावर होता है। आए दिन वहां से वो लेके आता है। क्या इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए लोग मौजूद नहीं है? पीटीआई से पहले मैंने कभी किसी चीफ मिनिस्टर को यलगार करते हुए नहीं देखा, ना पंजाब पे ना इस्लामाबाद। हाँ, लोग आते थे, वफाक का जो सरबराह था वो कॉल देता था, खा काजी हुसैन अहमद हो, खा मोहतरमा बेनजीर हो, नवाज शरीफ हो, एक कॉल पे लोग आते थे। किसी सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं होते थे इस्लामाबाद पे हमला आवर होने के लिए। तो ये अनोखी मंतक है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो देख भी रहा है कि सालों बाद ये मौका आता है जो शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस जो हो रही है और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान इस वतन में आ रहे हैं और इज्जत का सवाल है मुल्क की, और ये उस वक्त उस तरह शुरू हो जाते हैं जो शरीका जड़ा है अगर किसी दी पुत्र दा ब्याह होवे तो ओदे विच लुच तल दिंदा है। क्या पाकिस्तान के साथ इनका शरीका है? शरीका छोड़ के ये तो आपस में जो है वो दुश्मनी है। सर, रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मियां साहब, रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। नून लीग को तो छोड़ें आप साइड पे, या पीपल्स पार्टी को, ये रियासत पाकिस्तान का इवेंट है। अच्छा, बात ये है कि शमसी साहब आप हो गए हैं बूढ़े, आपकी यादाश्त तो नहीं है, और आपको याद नहीं है कि आप जो बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर जो है वो चढ़ाई कर देते हैं और वहां से लोग लेके आ जाते हैं। लेकिन बात है कि हमने देखा, हम मैनी शाहिद हैं कि 88 में जब बेनजीर भुट्टो को हुकूमत मिली तो उस पंजाब में जो थी वो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो मुहाजरा इतनी खौफनाक थी कि वो कहते थे हम बेनजीर को यहाँ उतरने नहीं देंगे। सही, ठीक है। और उसके बाद ये था कि हम अपना, उस वक्त तो खैर बहुत था कि हम अपना बैंक, और ऐसा लगता है जैसे पंजाब को अलहदा मुल्क बन रहा है, हम अपना बैंक बनाएंगे, हम अपना टीवी बनाएंगे, हम ये कर देंगे। वो तौर पर एक जो है ना जंग की सी कैफियत थी। तो ये तो आईनी हक है हर एक का कि वो एहतजाज करे, लेकिन असल मसला जिस तरफ आपने इशारा किया ना कि ये खास मौके पर क्यों एहतजाज होता है, तो उसकी वजह ये है कि जहां आपको जस्टिस नहीं ना मिलेगा फिर उसके लोग दूसरे रास्ते ढूंढते हैं। तो आप तहरीक इंसाफ को और जो है वो उनकी क़यादत को इंसाफ नहीं दे रहा है, आप बल्कि मैनेज करके जो है मैं हकीकत पर अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आइन और कानून से थोड़ा सा ना, चूंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे नहीं पता आइन और कानून। आप अखलाकी बात कर रहे हैं, अखलाकी। जी, तो उसमें जो है ना जब किसी को इंसाफ नहीं ना मिलता तो फिर वो दीवार से टकरे मारता है। तो ये ना दीवार से टकरे मारने वाली बात उनको भी पता है कि इंतजामिया ने हमें जो है ना वो बहुत टफ टाइम देना, वो उन्होंने इस्लामाबाद में घुसने नहीं देना, लेकिन वो इसके बावजूद जो है वो पब्लिक फोर्स से जो है वो एहतजाज करके अपना मनवाना चाहते हैं, दबाव बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, अब शंघाई तामन कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, हम इसके हक में है कि ये इस वक्त पीसफुल माहौल होना चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है वो अकेले तहरीक इंसाफ पर आयद नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। इन्हें चाहिए था कि ये बजाय कि इसके जज्बाती करते
कि कोई अटक का पोल क्रॉस करके दिखाए, उनको कहते हैं कि देखें ये इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, माहौल ऐसा है कि यहाँ एहतजाज नहीं बनता, आए आप, बल्कि उनको इस्तकबाल में खड़ा करते हैं, अच्छा, कहते हैं आए। अच्छा, एक और बिल्कुल ये आइडियल, उनका आप इस्तकबाल करें। ये आइडियल बात है, ये आइडियल बात है, लेकिन सियासी लोगों को क्या इस बात की समझ नहीं है कि जो जमात 9 मई का इवेंट कर चुकी है, जरा सवाल सुनिएगा, और या उनके ऊपर थोप दिया गया या जो भी व्हाटएवर, लेकिन क्या उनको यह पता नहीं है कि इस इवेंट को धोने के लिए 9 मई के हमें पुरअमन होना है, और यह भी तो पॉसिबल है कि उनकी मुखालफ सियासी जमातें उनको प्रवोक कर रही हों जानबूझ के कि वो ऐसी हरकत मजीद करें कि वो जो 9 मई का इवेंट है उसकी कंफर्मेशन और फिर इनका इंतहा पसंद सियासतदान होना वाजे हो जाए कि ये सियासी जमात नहीं है बल्कि फितना अंगेजी वाली जमात है। तो फिर इनके लीडर को और अली अमीन गंडापुर को समझ क्यों नहीं आ रही कि ये इनको प्रवोक किया जा रहा है कि अटक पुल पार करके दिखाएं? बात यह है कि देखें, हुकूमतें जो होती हैं ना, वो उनका काम आग लगाना नहीं होता, उनका काम जो है ना वो हालात को स्मूथ रखना होता है। तो जज्बाती करना जो है वो नजर आता है कि वो कहते हैं कि ये इनको जज्बाती करके इनसे कोई गलती करवाई जाए। सही, बिल्कुल मैं इसमें इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां साहब, कल से खबरें आ रही हैं, फैसल वाडा जो है आपको पता ही है वो इतना बड़ा सोर्स है अब साफियों के लिए कि बल्कि ओपनली वो खुफिया बात ही नहीं करते। उन्होंने कल 10 प्रोग्रामों में कहा है कि जनरल फैज को सजा होने, ना सिर्फ कोर्ट मार्शल बल्कि वो सजा होने जा रहा है, और उसी जुर्म की पादाश में अली अमीन गंडापुर भी शामिल है और अपना बानी पीटीआई भी शामिल है। तो मुझे बताइए कि जब इतने बड़े मामलात होने जा रहे हैं मुल्क के अंदर, तो फिर ये एहतजाज क्या करेगा इनका? देखिए, नहीं, पब्लिक के सामने ना कोई फैसले नहीं दिखते होते, कोई इंतजामात इकदामात कैसे होते जब पब्लिक बाहर निकल आती है। सही, ये एक अलहदा बात है कि पब्लिक निकलती है या नहीं निकलती। अगर नहीं निकलती तो फिर तो आप भुट्टो को भी फांसी लगवा लेंगे, आपने लगा दी थी, और अब भी जो आपका दिल करेगा आप कर लेंगे। और जो 63 पे फैसला आया, जो अशर किया अदालत ने, उसके बाद तो लगता है कि खुली छुट्टी है, आप कि जो मर्जी कर लें, कोई नहीं आपको पूछने वाला। तो उसमें तो कुछ भी बैद है कि कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। आपने देखा हमने गुफ्तगू की और तमाम इश्यूज को हमने अंडर डिस्कशन लेके आए, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हम इस रियासत से पाकिस्तान के शहरी हैं और अपनी रियासत को इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकालने के लिए अब एहतजाजी सियासत को छोड़ना होगा। हमें कम से कम मुल्क को इस जो मुल्क की गाड़ी है उसको बुरे हालों से निकाल के अच्छी रोड पे लेके जाने की जरूरत है। ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? ये इसी तरह मुमकिन हो सकता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। अगर वो डायरेक्शन दुरुस्त जा रहे हैं तो ओके, अगर उनकी डायरेक्शन कुछ खराब है तो फिर उसके लिए एहतजाज होते हैं, यानी कौम के लिए एहतजाज होते हैं। यहां एक शख्सियत के लिए एहतजाज हो रहा है। हैरानगी इस बात की है कि अवाम जो है वो इनका साथ नहीं दे रहे, और जब नहीं दे रहे तो फिर ये क्यों इस तरह की चढ़ाई करते हैं कि इनकी जग हसाई हो। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।